अच्छी बात है, बस उस बैच को संभाल कर रखो, तुम्हें जल्द ही इसके फायदे पता चल जाएंगे। बुजुर्ग ने शांति से उसे समझाया। ठीक है, स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद सीनियर, यू झांग ने मुस्कुराते हुए कहा और लाइन से बाहर निकलकर प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। अगला, जैसे ही बुजुर्ग ने अगले व्यक्ति की ओर देखा, उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। पंक्ति में अगला व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति की ओर आगे बढ़ा। रुको, क्या ये सी वंश की सबसे बड़ी युवती नहीं है? जुआन साम्राज्य के 5 महान कुलों में से एक? हाँ, उसे कम से कम ग्रेड 4 की प्रतिभा होनी चाहिए। वो ग्रेड 5 या उससे भी अधिक हो सकती है। 21 साल की छोटी उम्र में वह पहले से ही गोल्ड कोर दायरे के तीसरे चरण में है। मुझे यकीन है कि वो सभी को चौंका देगी। जो लोग प्रथम श्रेणी के राज्य से थे, वे उस व्यक्ति को पहचान कर आपस में कानाफूसी करने से खुद को रोक नहीं सके। यह एक लड़की थी, उसके गहरे हरे बाल उसे भीड़ में सबसे अलग दिखा रहे थे। आस पास के लोगों की प्रशंसा सुनकर वह गर्व से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जो लोग दूसरे दर्जे के राज्य से थे, वे उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन आस पास के लोगों के शब्दों और प्रशंसा से उनकी अपेक्षाएं भी बढ़ गईं। यहाँ तक कि बुजुर्ग भी आशावान हो गए, हालांकि उन्होंने इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उनका चेहरा पहले की तरह ही सख्त दिख रहा था। सी जिंग 0.21 साल की लड़की ने चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ बुजुर्ग के सामने खड़े होकर कहा। उसने अपना हाथ पहले गोले पर रखा और फिर दूसरे गोले पर चली गई। जैसे ही उसने उसे छुआ, भीड़ में फिर से शोर मच गया। लोग उस गोले में चमक रही नीली रोशनी को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। आज का दिन बहुत अच्छा साबित हो रहा है। एक के बाद एक ग्रेड 5 की 2 प्रतिभाएं, एल्डर ने सोचा और आखिरकार उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह गर्व से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मैं ग्रेड 5 की प्रतिभा हूँ। परीक्षाओं में सर्वोच्च ग्रेड 6 में आना संभव नहीं है। आखिरकार चमकने की मेरी बारी है, लड़की ने सोचा जब बड़े ने उसे भागीदारी बैज दिया। उसके बैज पर एक सितारा भी था। जैसे ही उसने बैच पकड़ा, अचानक पास के काउंटर पर जोरदार हंगामा हुआ। जी, ग्रेड 6, ये ग्रेड 6 है। 1000 साल में एक बार आने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ है। उसे भी मिस की तरह किसी साम्राज्य द्वारा चुना जा सकता है। हाँ, यहाँ थंडर जायंट संप्रदाय के लोग हैं। मैंने सुना है कि ग्रेड 6 की प्रतिभा साम्राज्य में भी दुर्लभ है। मुझे यकीन है कि उसे उत्तरी चंद्र साम्राज्य में ले जाया जाएगा। राजकुमार लू, मुझे कहना होगा कि आपने मुझे चकित कर दिया। मैंने अनुमान लगाया था कि आप में अच्छी प्रतिभा होगी क्योंकि आप जुआन साम्राज्य के युवराज हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना अद्भुत होगा। एल्डर अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ खड़ा हुआ। प्रशंसा के लिए धन्यवाद एल्डर जिनलियांग, राजकुमार लू ने शांत भाव से कहा। अच्छा, तुम्हारी सोच अच्छी है और सफलता से प्रभावित नहीं होती। तुम बहुत आगे जाओगे। राजा बाई वाकई बहुत भाग्यशाली है कि उसे तुम्हारे जैसा बेटा मिला। एल्डर जिनलियांग ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ कहा। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ एल्डर जिनलियांग, मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे पिता और उनकी शिक्षाओं की वजह से है। राजकुमार लू ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा। क्या तुम जल्दी कर सकते हो? मेरे पास यहाँ खड़े रहने के लिए पूरा दिन नहीं है। पीछे से एक आवाज आई। अचानक हर जगह सन्नाटा छा गया। क्या तुम जल्दी कर सकते हो? मेरे पास यहाँ खड़े रहने के लिए पूरा दिन नहीं है। पीछे से एक आवाज आई। अचानक हर जगह सन्नाटा छा गया। वो आदमी, उसकी मृत्यु की इच्छा अवश्य है। उसके पीछे खड़े लोग फुसफुसाते हुए बोल रहे थे और हैरानी से उसे देख रहे थे। राजकुमार लू का चेहरा उस समय झटका खा गया जब वो उस व्यक्ति की ओर देखने के लिए मुड़ा जिसने अभी बात की थी। बेतुकी बात, तुम कौन होते हो जो मेरे सामने इस तरह की बातें कर रहे हो? बुजुर्ग गुस्से में जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज दूर तक सुनाई दी। मैं आपकी बातचीत में बाधा डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ एल्डर, लेकिन जैसा कि मैंने सुना, यह एक पंजीकरण काउंटर था, प्रशंसा करने वाला काउंटर नहीं। मेरे पीछे लाइन में सैकड़ों लोग हैं।
अगर आप चाहें तो पंजीकरण समाप्त होने के बाद आप दिल खोलकर उनकी प्रशंसा कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने एल्डर की डांट का सहजता से जवाब दिया। उसने अपने चेहरे पर एक काला मुखौटा पहना हुआ था। बड़े, ये दोस्त सही कह रहा है। मुझे दूसरों का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे यकीन है कि कहीं न कहीं इस पंक्ति में उनसे भी अधिक प्रतिभाशाली लोग हो सकते हैं, राजकुमार लू ने बड़े जिनलियांग के कुछ कहने से पहले ही कहा। एल्डर जिनलियांग ने लाइन में खड़े नकाबपोश लड़के की ओर देखा, जो बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पा रहा था। यह आपका भागीदारी बैज है। आगे की परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। एल्डर जिनलियांग ने प्रिंस लू को उनका भागीदारी बैज दिया। इस भागीदारी बैज पर 2 सितारे थे और अन्य बैज के विपरीत यह नियमित चांदी के बजाय सुनहरा था। धन्यवाद बड़े साहब, राजकुमार लू ने कहा और एक तरफ चले गए। वह लाइन से अलग खड़े हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने जगह नहीं छोड़ी। जो लोग दूसरों की प्रतिभा की परवाह नहीं करते, वे या तो मूर्ख होते हैं या प्रतिभाशाली। मुझे लगता है कि तुम सिर्फ मूर्ख ही हो सकते हो। चलो तुम्हारी घटिया प्रतिभा देखते हैं। क्या मैं एक अच्छा इंसान नहीं लगूंगा अगर मैं उस घटिया इंसान को सांत्वना दूं जिसने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया? मेरे सामने इतना अच्छा अवसर आया है। राजकुमार लू ने नकाबपोश लड़के को दिलचस्पी से देखते हुए सोचा। वो 4थे चरण का गोल्ड कोर रियल्म कल्टीवेटर है। उसकी उम्र कम से कम 24 साल से ज्यादा होनी चाहिए। एल्डर जिनलियांग ने दक्ष की साधना देखने की कोशिश करते हुए सोचा। दक्ष शेन, मैं 16 साल का हूँ, दक्ष ने एल्डर से कहा जब वो उसके सामने खड़ा था। क्या आप इस चयन परीक्षा को मजाक के तौर पर ले रहे हैं? क्या आपने ये घोषणा नहीं सुनी कि जो व्यक्ति परिसर में गड़बड़ी करता हुआ पाया जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा? अपनी उम्र के बारे में एक बड़े से झूठ बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? बड़े जिनलियांग अंततः अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सके और उन्होंने दक्ष पर चिल्लाया। रक्षकों, इस व्यक्ति को पकड़ो और इसके दोनों हाथ तोड़ दो, बुजुर्ग ने तुरंत आदेश दिया। गार्ड ने आदेश सुना और जल्दी से दक्ष की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही दक्ष की तीखी नजर उस पर पड़ी, वो अपनी जगह पर स्थिर खड़ा हो गया। उसे यकीन नहीं था कि क्यों, लेकिन उसके पैर चलना बंद हो गए। उसे लगा जैसे कोई शिकारी उसके शिकार को देख रहा है, लेकिन यह एहसास जल्द ही गायब हो गया क्योंकि दक्ष ने उसकी ओर देखना बंद कर दिया। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैंने क्या गलत किया? दक्ष ने सीधे तरीके से पूछा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुमने क्या किया। तुमने मुझसे अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला, बुजुर्ग ने जवाब दिया, मानो वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। ओह, मुझे नहीं पता था कि एल्डर के पास जादुई आंखें हैं जो हर किसी की उम्र देख सकती हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि एल्डर ने वह गोला वहाँ क्यों रखा है? आपको किसी की उम्र बताने वाले गोले की जरूरत नहीं है, आप ही उस काम के लिए पर्याप्त हैं, दक्ष ने जवाब देते हुए हल्के से हंसते हुए कहा। दक्ष का जवाब सुनकर एल्डर जिनलियांग की आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं, उनका चेहरा लाल हो गया। बहुत बढ़िया, अपना हाथ गोले पर रखो, सबको अपनी असली उम्र दिखाओ। हालांकि मुझे ये कहना होगा कि इस बार तुम सिर्फ अपने हाथ तोड़कर नहीं बच पाओगे। मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि झूठ बोलने और सबका समय बर्बाद करने के लिए तुम्हारे दोनों हाथ और पैर कुचल दिए जाएं। एल्डर ने कहा और उसके चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान आ गई। वो दक्ष को सजा देने के लिए उत्सुक लग रहा था। किनारे पर राजकुमार लू लॉन्ग चेन के दुर्भाग्य पर मुस्कुरा रहे थे। यह आदमी यह नहीं जानता कि कब हार माननी है। हाँ, वो अपने हाथ और पैर तुड़वा सकता है। वो 4थे चरण का गोल्ड कोर रियल्म साधक है। उसका 16 साल का होना असंभव है। वो सचमुच मूर्ख है न? दक्ष ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। यहाँ तक कि सी जिंग भी वहाँ आ गई थी जब वह राजकुमार लू के पास खड़ी थी। आयशा उसके पीछे खड़ी थी और अपने सामने वाले लड़के की बदकिस्मती पर अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाए। दक्ष ने कुछ नहीं कहा और बस अपना हाथ पहले गोले पर रख दिया। जैसे ही उसके हाथ ने गोले को छुआ, एल्डर जिनलियांग चौंककर अपनी सीट से उठ खड़े हुए और उनकी कुर्सी जमीन पर गिर गई। उन्हें तब भी इतना आश्चर्य नहीं हुआ था जब राजकुमार लू 6ठी कक्षा का प्रतिभाशाली व्यक्ति निकला था, जैसा कि अब हुआ है। असंभव,
एक 16 वर्षीय चौथे चरण के गोल्ड कोर दायरे के साधक, यह असंभव गति क्या है? एल्डर जिनलियांग ने जोर से कहा। यहाँ तक कि पास के काउंटरों पर बैठे बुजुर्ग भी उनकी बातें सुनकर खड़े हो गए। गोल्ड कोर दायरे के चौथे चरण में एक 16 वर्षीय बच्चा, वो कहाँ से है? मैंने उसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? वह अद्भुत है। उससे पहले स्वर्ण कोर क्षेत्र में प्रवेश करने वाली सबसे कम उम्र की साधक मिस थी, जब वो सिर्फ 16 साल की थी। लेकिन ये लड़का, न केवल उसने स्वर्ण कोर क्षेत्र में प्रवेश किया, बल्कि वह पहले से ही चौथे चरण पर है। लोग चेहरे पर हैरानी लिए आपस में बातें करते रहे। प्रिंस लू, जो दक्ष द्वारा खुद का मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहा था, वह दंग रह गया क्योंकि उसका मुंह खुला रह गया। सी जिन के चेहरे पर भी प्रिंस लू जैसा ही भाव था। युवक: तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। मैं पहले भी बदतमीजी से बात करने के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे, एल्डर जिनलियांग ने चापलूसी भरे भाव से कहा। उसके सामने खड़ा लड़का एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। हालांकि उसने अपनी प्रतिभा की जांच नहीं की थी, लेकिन उसकी उम्मीदें पहले से ही आसमान छू रही थी। एक गुप्त कमरे में एक गोल मेज रखी गई थी, जिसके चारों ओर 5 कुर्सियां रखी गई थी। मेज पर बैठे 5 लोग एक आईने में देख रहे थे। वे लोग इस आईने का इस्तेमाल रजिस्ट्रेशन काउंटर पर इस साल के उम्मीदवारों पर नजर डालने के लिए कर रहे थे। अभी दर्पण में एल्डर जिनलियांग और उनके सामने एक नकाबपोश लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। दिलचस्प, इतनी डरावनी साधना गति वाला कोई व्यक्ति। मुझे यकीन है कि यह बच्चा भविष्य में कोई महान व्यक्ति बनेगा, कुर्सी पर बैठे व्यक्तियों में से एक ने कहा। वह सांसारिक पर्वत संप्रदाय का संप्रदाय गुरु था। वास्तव में, लेकिन इस बात की अच्छी संभावना हो सकती है कि उसने ऐसी साधना प्राप्त करने के लिए कोई दिव्य अमृत या कोई रहस्यमयी जड़ी बूटी खाई हो। ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने शांत भाव से कहा। उसकी साधना का कारण जो भी हो, ये सच है कि इस लड़के को दूसरों की तुलना में बढ़त हासिल है। अगर उसकी प्रतिभा ग्रेड 3 से कम नहीं है तो मुझे उसे अपने संप्रदाय में लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। फ्लोटिंग क्लाउड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने हल्के स्वर में कहा। मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, भले ही उसमें ग्रेड 2 की प्रतिभा हो। किस्मत की भी अपनी ताकत होती है। ऐसी चमत्कारी जड़ी बूटी पाने के लिए उसे बहुत किस्मत की जरूरत होगी। वेस्ट वॉरियर्स संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा। केवल प्रहारक तलवार संप्रदाय का संप्रदाय गुरु ही चुप था, क्योंकि वो दर्पण को देख रहा था। हे, इतनी कम उम्र में वो गोल्ड कोर दायरे के चौथे चरण तक नहीं पहुंच सकता। ग्रेड 7 की प्रतिभा भी यह उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएगी। ऐसी साधना प्राप्त करने के लिए उसने कुछ अत्यंत दुर्लभ संसाधनों का उपभोग किया होगा। राजकुमार लू ने अपने चेहरे पर एक चौंका देने वाला भाव व्यक्त किया। अपने सदमे में वह अपनी आवाज को नियंत्रित करने में विफल रहा, जिसे आस पास के कई लोगों ने सुना। ठीक है, ये बात तो सही है। तो उसने सिर्फ संसाधनों का उपयोग किया। कितना भाग्यशाली। हा, और यहाँ मैंने सोचा था कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। पता चला कि वह सिर्फ एक अति विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति है। यहाँ तक कि एल्डर जिनलियांग भी इस संभावना पर नाराज थे। ये समझ में आता है, अपनी उत्तेजना में मैं इस संभावना पर विचार करना भूल गया। अभी भी एक मौका है कि उसकी क्षमता खराब हो सकती है। एल्डर जिनलियांग ने सोचा और उसके चेहरे पर एक शिकन दिखाई दी। अपना हाथ दूसरे गोले पर रखो, उसने नकाबपोश लड़के को देखते हुए कहा। हम, दक्ष ने सहज भाव से कहा और अपना हाथ दूसरे गोले की ओर बढ़ाया। भीड़ में मौजूद हर कोई इस दृश्य को बेहद दिलचस्पी से देख रहा था। यहाँ तक कि संप्रदाय के कर्मचारियों के दिल भी तेजी से धड़क रहे थे, क्योंकि वे दक्ष की क्षमता जानने के लिए इंतजार कर रहे थे। दक्ष ने अंततः अपना हाथ गोले पर रख दिया। 1.2.3 सेकंड बीतते रहे, लेकिन गोला नहीं जला।
जब सभी अपनी उम्मीदों पर पानी फेरने वाले थे, तभी आखिरकार वह गोला चमकने लगा। उसमें लाल रोशनी चमकी, फिर नारंगी रोशनी, फिर पीली रोशनी। हर कोई उत्सुकता से सांसें थामकर रोशनी के ओर बदलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो पीली रोशनी पर ही रुक गया। हाँ, ग्रेड 3 प्रतिभा, मैं सही था। वो सिर्फ एक व्यक्ति है जो साधना प्राप्त करने के लिए संसाधनों पर निर्भर है। उसकी प्रतिभा केवल ग्रेड 3 की है। राजकुमार लू ने हंसते हुए दक्ष को अपने चेहरे पर एक उपहासपूर्ण भाव से देखा। चे, इतनी सारी उम्मीदें। सी जिंग ने अपना सिर हिलाया और वापस जाने के लिए मुड़ी। केवल ग्रेड 3, हम यहाँ, ये भागीदारी बैज ले लो, तुम परीक्षा में भाग ले सकते हो, एल्डर जिनलियांग ने कहा, लेकिन उनके हाव भाव अब इतने दोस्ताना नहीं थे। वो ग्रेड 3 की भागीदारी बैज लेने ही वाला था कि अचानक मैदान में चीख पुकार की आवाजें सुनाई देने लगी। जो मैदान अभी कुछ देर पहले तक शोरगुल से भरा हुआ था, वो पूरी तरह से शांत हो गया। वो ग्रेड 3 की भागीदारी बैज लेने ही वाला था कि अचानक मैदान में चीख पुकार की आवाजें सुनाई देने लगी। जो मैदान अभी कुछ देर पहले तक शोरगुल से भरा हुआ था, वो पूरी तरह से शांत हो गया। एल्डर जिनलियांग खुद को भौचक्के हुए देख रहा था कि सब लोग इतने चुप क्यों हैं। उसने अपनी नजर ऊपर की ओर घुमाई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह हकलाने लगा। गुप्त कक्ष के अंदर सभी 5 संप्रदाय के स्वामी खड़े हो गए और अपने सामने लगे दर्पण को आश्चर्य से देखने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वे एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। वे आसानी से एक दूसरे के विचारों का अनुमान लगा सकते थे। ये है, राजकुमार लू ने लॉन्ग चेन को देखते हुए हकलाते हुए कहा। ग्रेड 7 प्रतिभा, सी जिंग ने अपना वाक्य पूरा किया और उसने चेहरे पर हारे हुए भाव के साथ दक्ष को देखा। अब तक उसे ग्रेड 6 प्रतिभा प्रिंस लू का पीछा करने में पहले से ही मुश्किल हो रही थी, लेकिन अब ग्रेड 7 सामने आया जिसे पार करना और भी मुश्किल था। क्या ये सचमुच हो रहा है? हमारे राज्य में ग्रेड 6 प्रतिभा दिखाई दी? बहुत अद्भुत। यदि उसका अच्छी तरह से संवर्धन किया जाए तो हमारे राज्य में अंततः एक आकाशीय क्षेत्र साधक हो सकता है। यह वाकई मुश्किल होगा। मुझे यकीन है कि उसे मिस्र की तरह ही एक साम्राज्य द्वारा छीन लिया जाएगा। हालांकि इसका एक फायदा यह है कि उत्तरी चंद्र साम्राज्य ग्रेड 7 की प्रतिभा के बारे में इतना चिंतित होगा कि वे प्रिंस लू जैसी ग्रेड 6 की प्रतिभा पर ध्यान नहीं देंगे। कम से कम हम ऐसा तो कर सकते हैं। लोग पृष्ठभूमि में टिप्पणी करते रहे। आखिरी व्यक्ति का वाक्य सुनते ही प्रिंस लू का चेहरा तमतमा उठा। उसने उस दिशा में देखा कि यह किसने कहा, लेकिन वहां इतनी भीड़ थी कि वह ये पता नहीं लगा सका कि यह किसने कहा। ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय के कुछ आंतरिक संप्रदाय के शिष्य परीक्षा के लिए पंजीकरण देखने के लिए संप्रदाय से बाहर आए और उन्होंने दक्ष को परीक्षा देते हुए देख लिया। ग्रेड 7 की प्रतिभा, बहुत बुरा है कि उसे उत्तरी चंद्र साम्राज्य द्वारा छीन लिया जाएगा। एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य ने अपना सिर हिलाया और दक्ष को देखा। मुझे नहीं लगता कि हमारे संप्रदाय के गुरु उसे इतनी आसानी से छोड़ देंगे। वह मिस्र की तरह ग्रेड 6 की प्रतिभा नहीं है, वह ग्रेड 7 की प्रतिभा है। एक ऐसी प्रतिभा जो उत्तरी चंद्र साम्राज्य में भी दुर्लभ है। वह जोखिम के लायक है क्योंकि वह आसानी से आकाश क्षेत्र का साधक बन सकता है। एक अन्य आंतरिक संप्रदाय के शिष्य ने अपने मित्र की ओर देखते हुए टिप्पणी की। ये तो बहुत ही बेकार की बात है। क्या आपको लगता है कि हमारे संप्रदाय में उत्तरी चंद्र साम्राज्य के किसी भी संप्रदाय के खिलाफ लड़ने की ताकत है? ये कहते हुए उसके दोस्त ने ठहाका लगाया। संप्रदाय क्या करेगा ये संप्रदाय के गुरु पर निर्भर करता है। हालांकि मेरा मानना है कि हमें उसे अपने पास ही रखने की कोशिश करनी चाहिए। भले ही संप्रदाय उसे उत्तरी चंद्र साम्राज्य को देने का फैसला कर ले, तो भी यह इतना बुरा नहीं होगा। यदि वो लड़का हमारे संप्रदाय में शामिल हो जाता है, तो हमारे संप्रदाय को उत्तरी चंद्र साम्राज्य से लाभ मांगने का अधिकार होगा। इस लड़के का प्रकट होना, ये हमारे लिए हर संभव तरीके से लाभदायक है क्योंकि इससे हमारे संप्रदाय को लाभ होगा। आपको क्या लगता है कि संप्रदाय प्रमुख उसे आमंत्रित करने के लिए किसे भेजेंगे?
वे शिष्य एक कोने में खड़े होकर आपस में बातें करते रहे। एल्डर जिनलियांग ने आगे देखा और उनकी दुनिया उलट गई। वह गोला जो कुछ क्षण पहले तक पीले रंग पर अटका हुआ था, अब चमकीले बैंगनी प्रकाश से चमक रहा था। ग्रेड 7 प्रतिभा, वो अविश्वास भरी नजरों से दक्ष को देखते हुए हकलाया। गुप्त कक्ष के अंदर सभी 5 संप्रदाय के स्वामी अपने ट्रांसमिशन जेड का उपयोग करते हुए अपने विश्वसनीय अधीनस्थों को संदेश भेजते थे। ऐसा करने के बाद वे अपनी सीटों पर बैठ गए। लगता है कि आप उस लड़के के बारे में गलत थे। उसकी उच्च साधना किसी दुर्लभ संसाधन के कारण नहीं बल्कि उसकी सर्वोच्च प्रतिभा के कारण है। आपने उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया। तलवार चलाने वाले संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने आखिरकार कुछ कहा जब वह शानदार फूल संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को देख रहा था। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने कभी नहीं कहा कि दक्ष सेन को संसाधनों के कारण साधना मिली। मैंने केवल इतना कहा कि एक संभावना थी। हालांकि मुझे ये कहना चाहिए कि मैं काफी खुश हूँ कि ऐसा नहीं है। वह मेरे संप्रदाय के लिए एक अच्छा जोड़ होगा। ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या आप अंडे सेने से पहले ही मुर्गियों की गिनती नहीं कर रहे हैं? उसने आपका संप्रदाय नहीं चुना है। ये सब उसकी पसंद पर निर्भर करेगा। स्ट्राइकिंग स्वॉर्ड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने तीखे स्वर में जवाब दिया। आप देखेंगे, ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने कहा और फिर से अपना ध्यान दर्पण पर केंद्रित किया। छोटे दोस्त शेन, मैं अपनी अशिष्टता के लिए माफी मांगता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे और मेरी बुढ़ापे को देखते हुए भूल जाओगे। मेरे पास आंखें थी, लेकिन मैं तुम्हारी चमक नहीं देख पाया। एल्डर जिनलियांग ने चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ दक्ष से कहा, ये लड़का, उसके पास ग्रेड 7 की प्रतिभा है। ये कैसे संभव हो सकता है? मुझे यकीन है कि संप्रदाय के गुरु को पहले से ही इसके बारे में पता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह किसी को उसके पास भेजेगा। इस बात की अच्छी संभावना है कि वह दक्ष सेन को अपना निजी शिष्य बना लेगा। ग्रेड 7 की प्रतिभा किसी के भी मुंह को आश्चर्य से खुला छोड़ सकती है। संप्रदाय के गुरु उसे हमारे संप्रदाय में शामिल करने के लिए कुछ भी करेंगे। अगर इस लड़के ने उसे मुझे मारने के लिए कहा, तो संप्रदाय के गुरु मुझे 2 बार सोचने की जरूरत के बिना ही मार देंगे। एल्डर जिनलियांग ने सोचा। वो अंदर से रो रहा था, लेकिन बाहर से उसने अपनी चौड़ी मुस्कान बनाए रखी। क्या मुझे मेरा भागीदारी बैज मिल सकता है? दक्ष ने सीधे तरीके से पूछा। ठीक है। एल्डर जिनलियांग ने जल्दी से बैज की तलाश शुरू कर दी। काफी देर तक खोजने के बाद वो आखिरकार हजारों बैच के बीच बैच खोजने में कामयाब हो गया। यहाँ छोटे दोस्त शेन, उसने मुस्कुराते हुए कहा और दक्ष को अपना भागीदारी बैच दिया। बैच का रंग आकर्षक प्लेटिनम था, लेकिन इसमें कोई सितारा नहीं था। बैच पर एक पूर्ण चंद्रमा उकेरा गया था। दक्ष ने ये बैच ले लिया और बिना कुछ कहे वापस चला गया। क्या तुम वहीं खड़े रहोगे या आगे बढ़ोगे? दक्ष ने राजकुमार लू को देखते हुए पूछा। दक्ष के पास से गुजरते ही राजकुमार लू बिना सोचे समझे आगे बढ़ गया। दक्ष लंबे समय तक नहीं चल सका। तभी एक अन्य व्यक्ति ने उसे रोक दिया। तुम जरूर दक्ष सेन होगे, उस व्यक्ति ने दक्ष के सामने खड़े होकर कहा। वह एक आदमी था जो 30 के आसपास का लग रहा था। उसके चमकीले काले बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे। आप कौन हैं? दक्ष ने बिना उत्तर दिए पूछा। ओह, मैं अपना परिचय न देकर कितना असभ्य हूँ। मैं यू दक्षाओ हूँ। मैं ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय का एक मुख्य बुजुर्ग हूँ। मैं हमारे संप्रदाय गुरु की ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूँ, यू दक्षाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। ये लड़का, मुझे यकीन नहीं हुआ जब संप्रदाय के गुरु ने कहा कि इस बार परीक्षा में ग्रेड 7 की प्रतिभा दिखाई दी है। उन्होंने कहा कि वह एक काला मुखौटा पहनेंगे और मुझे दक्ष सेन को हमारे संप्रदाय में शामिल करने के लिए सब कुछ करना चाहिए। मैं इस मिशन में असफल नहीं हो सकता। ये लड़का संप्रदाय की प्रवेश परीक्षा में शामिल हुआ, जिसका मतलब है कि वह एक संप्रदाय में शामिल होना चाहता है। जुवान साम्राज्य के नंबर 1 संप्रदाय के रूप में निश्चित रूप से वह हमें ही चुनेगा, यू दक्षाओ ने सोचा और वह खुशी से दक्ष को देख रहा था।
यू दक्षाओ, मेरे पिता के दोस्त और के पिता, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं उनसे इतनी जल्दी मिल पाऊंगा। हालांकि मुझे उनसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मुझे आपके संप्रदाय में क्यों शामिल होना चाहिए? दक्ष ने सीधे तौर पर पूछा। बेशक, हमारे साथ जुड़ने के बहुत सारे लाभ हैं। सबसे पहले, आपको संप्रदाय प्रवेश परीक्षा की परीक्षण प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। आपको प्रधान शिष्य की उपाधि दी जाएगी। आपका पद मुख्य शिष्यों से भी ऊंचा होगा। वास्तव में आप सीधे आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों के बराबर होंगे, यू दक्षाओ ने दक्ष से कहा। आपको योगदान अंक खर्च किए बिना हमारी सभी प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी। आपको कौशल पुस्तकालय में जाने और कोई भी कौशल चुनने की अनुमति होगी। हमारे संप्रदाय मास्टर व्यक्तिगत रूप से आपको प्रशिक्षित करने में मदद करेंगे, यू दक्षाओ ने आगे कहा। ये बच्चा किसी भी तरह से इस प्रलोभन से इनकार नहीं कर सकता, यू दक्षाओ ने मुस्कुराते हुए सोचा। रुको, उस बेवकूफ छोटे लड़के के साथ मत जाओ। पीछे से एक आवाज आई जिसने दक्ष का ध्यान आकर्षित किया। दक्ष ने पीछे मुड़कर देखा तो एक महिला भारी सांस ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ भाग कर आई हो। उसका सुडौल शरीर उसकी लाल रंग की पोशाक से कसकर लिपटा हुआ था। उसके भरपूर थोड़े से खुले हुए थे जिससे उसकी गोरी त्वचा दिख रही थी। जब वह सांस ले रही थी तो उसकी चोटियां ऊपर नीचे हो रही थी। और आप कौन हो सकती हैं? दक्ष ने लड़की से पूछा। मैं जू फैंगलिन हूँ। मैं पश्चिमी योद्धाओं के संप्रदाय में विदेश मामलों के विभाग की प्रभारी एल्डा हूँ। मैं संप्रदाय के गुरु की बेटी भी हूँ। मैं आपको हमारे संप्रदाय में आमंत्रित करने के लिए यहाँ हूँ। हम आपको वो सब दे सकते हैं जो उन्होंने दिया है और उससे भी ज्यादा। हमारे संप्रदाय के गुरु प्रमुख को अत्यंत भाग्य से एक पृथ्वी ग्रेड मेरिडियन सुदृढ़ीकरण गोली मिली। पिता ने कहा कि अगर आप हमारे संप्रदाय में शामिल होने के लिए सहमत हैं तो वह आपको वह गोली देने को तैयार है। आपको पता होना चाहिए कि हर पृथ्वी ग्रेड की गोली चमत्कारी है। मेरिडियन सुदृढ़ीकरण गोली पर चर्चा करें। ये साम्राज्यों में भी मिलना दुर्लभ होगा। यह आपकी मेरिडियन को मजबूत कर सकता है और आपकी साधना की गति को बढ़ा सकता है। तो आप क्या कहते हैं? महिला ने अपने चेहरे पर एक मोहक मुस्कान के साथ कहा। पिता ने कहा कि अगर तुम हमारे संप्रदाय में शामिल होने के लिए सहमत हो तो वह तुम्हें वह गोली देने को तैयार है। तुम्हें पता होना चाहिए कि हर पृथ्वी ग्रेड की गोली चमत्कारी है। विशेष रूप से मेरिडियन को मजबूत करने वाली गोली ये साम्राज्यों में भी मिलना दुर्लभ होगा। ये तुम्हारी मेरिडियन को मजबूत कर सकती है और तुम्हारी साधना की गति को बढ़ा सकती है। तो तुम क्या कहती हो? महिला ने अपने चेहरे पर एक मोहक मुस्कान के साथ कहा। रुको, तुम्हें चुनने में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, छोटे दोस्त। एक और आवाज ने दक्ष के विचारों को बाधित किया। जब एक और आदमी उसकी ओर बढ़ा, उसने उस आदमी की तरफ देखा तो उसे एक पीले रंग की पोशाक पहने आदमी दिखाई दिया। वह आदमी यू दक्षाओ से थोड़ा बड़ा लग रहा था। मेरा अंतिम नाम रे है। आप मुझे सीनियर भाई रे कह सकते हैं। मैं फ्लोटिंग क्लाउड सेक्ट में मिशन हॉल का प्रभारी एल्डा हूँ। मैं जूनियर भाई शेन को हमारे सेक्ट में आमंत्रित करना चाहता हूँ। आप हमारे सेक्ट के मुख्य शिष्य होंगे और आपको वे सभी संसाधन मिलेंगे जो आप चाहते हैं। इसके अलावा हमारे सेक्ट मास्टर ने कहा है कि वह आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, बशर्ते कि वह बहुत ज्यादा ना हो। इसके अलावा वह आपको हमारे सेक्ट का कीमती ब्लड स्वॉलोइंग सेबर देने के लिए तैयार हैं, कहा जाता है। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। कि यह हथियार अर्थ ग्रेड आर्टिफैक्ट जितना मजबूत है, उस आदमी ने एक सुखद मुस्कान के साथ कहा और उसने दक्ष को देखा। हो, क्या तुम्हें खजाने की जरूरत है या असली ताकत की, छोटे दोस्त? क्योंकि हमारा सांसारिक पर्वतीय संप्रदाय तुम्हें दोनों ही दे सकता है। लगभग पृथ्वी ग्रेड जितना मजबूत कृपाण जो तैरता हुआ बादल संप्रदाय तुम्हें दे रहा है, उसमें क्या है? हम तुम्हें एक असली पृथ्वी ग्रेड तलवार देंगे।
एक तेज आवाज आई जिसने दक्ष का ध्यान फिर से खींचा। उसने चौथे व्यक्ति को उसके वस्त्र और शब्दों से सांसारिक पर्वतीय संप्रदाय के किसी व्यक्ति के रूप में पहचाना। बस इतना ही नहीं, आपको हमारी पृथ्वी स्तर की शारीरिक साधना तकनीक का अभ्यास करने की अनुमति दी जाएगी। यदि आप हमारी शारीरिक साधना तकनीक का उपयोग करके अपने शरीर का अभ्यास करते हैं तो मुझे 200% यकीन है कि आपकी ताकत कम से कम दोगुनी हो जाएगी, उस व्यक्ति ने आगे कहा। दक्ष बार बार बीच में टोके जाने से परेशान होने लगा था। जैसे ही वो बोलने वाला था, एक और व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। मुझे अनुमान लगाने दो, आप स्ट्राइकिंग स्वॉर्ड संप्रदाय से हैं और आप मुझे अपने संप्रदाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने आए हैं। पांचवां व्यक्ति कुछ भी बोल पाता उससे पहले ही दक्ष बोल पड़ा। हाँ, मैं म्यू किंग हूँ। मैं स्ट्राइकिंग स्वॉर्ड संप्रदाय की मुख्य बुजुर्ग हूँ। मैं आपको हमारे स्ट्राइकिंग स्वॉर्ड संप्रदाय में आमंत्रित करने आई हूँ, लड़की ने जवाब दिया। हाँ, मैंने भी यही अनुमान लगाया था। और आपने क्या प्रस्ताव दिया है? दक्ष ने सहजता से पूछा। हमारे संप्रदाय के गुरु आपको अपना निजी शिष्य बनाना चाहते हैं। संप्रदाय में आपका सर्वोच्च स्थान होगा और आपको किसी भी संसाधन और कौशल का उपयोग करने की अनुमति होगी जिसकी आपको आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा यदि आप संप्रदाय में शामिल होना चुनते हैं तो हमारे संप्रदाय के गुरु आपको अपनी आत्मा काटने वाली तलवार उपहार के रूप में देना चाहते हैं, स्ट्राइकिंग स्वॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्ग ने आगे कहा। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, पूरे स्थान पर जोरदार हंगामा शुरू हो गया। क्या आत्मा काटने वाली तलवार, क्या यह उसका निजी हथियार नहीं है? हाँ, वो हथियार जो जुबान साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है। वो सचमुच चाहता होगा कि वो बच्चा भी शामिल हो जाए। उसे अपनी प्रिय तलवार छोड़ देनी पड़ी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह संभव है। यहाँ तक कि वहाँ मौजूद बुजुर्ग भी बातें करते रहे और उनके चेहरों पर आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। यह उचित नहीं है, पश्चिमी योद्धा संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने स्ट्राइकिंग स्वॉर्ड संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख की ओर देखते हुए कहा। आप अपने हथियार भी पेश कर सकते हैं। ये बहुत बुरी बात है कि राज्य में केवल एक ही सबसे शक्तिशाली आक्रामक हथियार हो सकता है। स्ट्राइकिंग स्वॉर्ड संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने अपने हाथ में तलवार को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। यह अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अब सब कुछ उस पर निर्भर करता है। ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने सहज तरीके से जवाब दिया, हालांकि अंदर से वह चिंतित था। हालांकि मुझे यकीन है कि तुम सबसे मजबूत संप्रदाय में शामिल हो जाओगे, फिर भी मैं फिर से पूछूंगा, तुम किस संप्रदाय में शामिल होना चाहते हो, छोटे दोस्त? यू दक्षाओ ने एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा। अन्य प्रतिभागी ईर्ष्या से लॉन्ग चेन को देखने से खुद को रोक नहीं पाए, जबकि बुजुर्गों को उम्मीद थी कि यह उनका संप्रदाय होगा जिसमें वह शामिल होने का फैसला करेगा। मैं अभी किसी संप्रदाय में शामिल नहीं होना चाहता। अभी मैं केवल खुद को परखने के लिए परीक्षणों से गुजरना चाहता हूँ। मैं इस पर बाद में निर्णय लूंगा, दक्ष ने बेफिक्र होकर कहा, जैसे उसे किसी बात की चिंता ही नहीं थी। यू दक्षाओं ने चेहरे पर खाली भाव लिए उसे देखा। अगर तुम मौज मस्ती करना चाहते हो तो तुम अभी भी परीक्षण से गुजर सकते हो। अगर तुम हमारे संप्रदाय में शामिल हो जाओ तो हम उसका ख्याल रख सकते हैं। यू दक्षाओं ने खुद को संभाला और दक्ष को अपने संप्रदाय में शामिल करने की कोशिश जारी रखी। हम भी ऐसा कर सकते हैं, अन्य 4 प्रतिनिधियों ने एक साथ कहा। मैंने वही कहा जो मुझे कहना था, दक्ष ने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा और उनकी उपेक्षा करते हुए उनके बीच के अंतराल का उपयोग करते हुए चला गया। परीक्षा का अगला भाग कहाँ है? उसने गार्ड को अपना बैज दिखाया और पूछा। गार्ड ने यू दक्षाओं को देखते हुए हकलाते हुए कहा, अगर वह आगे के परीक्षणों में भाग लेना चाहता है तो उसकी इच्छा का सम्मान करें। हम परीक्षा के अंत में उसके निर्णय की प्रतीक्षा कर सकते हैं। परीक्षणों के अगले भाग के लिए उसे फॉर्मेशन ट्रायल हॉल में ले जाएं। हाँ बड़े, गार्ड ने कहा और खुद दक्ष को ले गया। हालांकि दक्ष जाने से पहले एक बार आयशा को देखना चाहता था।
लेकिन उसने किसी को शक न हो इसलिए पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि दक्ष चला गया, लेकिन हर कोई अभी भी उसके प्रदर्शन से चकित और हैरान था। पंजीकरण जारी रहा और लाइन में खड़े बाकी लोगों की भी जांच की गई। आश्चर्य की बात नहीं कि दक्ष के बाद फिर कोई ग्रेड 7 वाला मरीज नहीं आया। संप्रदाय प्रवेश परीक्षा के दौरान एक और ग्रेड 6 प्रतिभा दिखाई दी। वो एक नीले बालों वाली लड़की थी। उसे नताशा कहा जाता था। थोड़े समय बाद लोगों ने पता लगा लिया कि वह दूसरे दर्जे के राज्य शुई के राज्य से थी। कुल मिलाकर 1724 ग्रेड 2 प्रतिभाएं, 470 ग्रेड 3 प्रतिभाएं, 102 ग्रेड 4 प्रतिभाएं, 19 ग्रेड 5 प्रतिभाएं, 2 ग्रेड 6 प्रतिभाएं और 1 ग्रेड 7 प्रतिभाएं थीं जिन्हें चयन के अगले चरण के लिए चुना गया था। सभी चुने हुए प्रतिभागी एक बड़े हॉल में खड़े थे। हॉल इतना बड़ा था कि उसमें सभी प्रतिभागी आसानी से बैठ सकते थे। बड़े हॉल की सामने की दीवार पर 50 दरवाजे थे। सभी दरवाजे एक जैसे दिखते थे और उन पर कोई निशान नहीं था जिससे उन्हें पहचाना जा सके। इस हॉल को फॉर्मेशन ट्रायल हॉल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप सभी इसके नाम से अनुमान लगा सकते हैं, इस जगह पर फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इल्यूजन फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे संप्रदाय के शिष्य इस जगह का इस्तेमाल अपने युद्ध कौशल को प्रशिक्षित करने और अन्य शिष्यों के खिलाफ खुद को परखने के लिए करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन ताकत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास खुद का बचाव करने की ताकत नहीं है, तो आप मर जाएंगे और आपकी प्रतिभा आपकी मदद नहीं कर पाएगी। इसलिए परीक्षा का दूसरा भाग आपकी ताकत का परीक्षण करने के लिए है। आप सभी दरवाजों में प्रवेश करेंगे और भ्रमों से गुजरेंगे। भ्रमों में आप शक्तिशाली जानवरों का सामना करेंगे। सबसे पहले आप अपने जैसे ही साधना क्षेत्र में एक जानवर का सामना करेंगे। इसके बाद आप अपने जैसे ही साधना वाले 10 जानवरों का सामना करेंगे। इसके बाद आपसे एक छोटी साधना अवस्था अधिक वाला एक पशु, फिर 10 ऐसे पशु। फिर आपसे 2 साधना अवस्था अधिक वाला एक पशु, फिर 10 ऐसे पशु और इसी तरह तब तक जब तक आप भ्रम में मारे नहीं जाते। ऐसा होते ही आपको उस भ्रम से बाहर धकेल दिया जाएगा। आपका सहभागिता बैज रिकॉर्ड करेगा कि आपने उस भ्रम में कितने जानवरों को मारा और आपको तदनुसार अंक मिलेंगे। एक ही साधना क्षेत्र में एक जानवर आपको 1 अंक देगा, 1 चरण ऊपर का जानवर आपको 5 अंक देगा, 2 चरण ऊपर का जानवर आपको 10 अंक देगा, 3 चरण ऊपर का जानवर आपको 15 अंक देगा और इसी तरह। इस परीक्षण में केवल शीर्ष 500 लोग ही अगले परीक्षण में आगे बढ़ेंगे। दूसरे चरण के प्रभारी एल्डर ने सभी को समझाया। क्या इसका मतलब यह है कि प्रवेश द्वार पर पंजीकरण और प्रतिभा का यहाँ कोई महत्व नहीं है? ऐसा लग रहा है। कम प्रतिभा वाले लोगों में पुनः उत्साह आने पर चर्चा शुरू हो गई। अद्भुत! अब मैं निश्चित रूप से उसे पीछे छोड़ सकता हूँ। हालांकि मेरी साधना उससे अधिक नहीं है, लेकिन मेरी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से यहाँ सभी के बीच सबसे अच्छी है। मैं निश्चित रूप से पहला स्थान प्राप्त करूंगा और सभी को चौंका दूंगा। राजकुमार लू ने आखिरकार मुस्कुराते हुए भीड़ में नकाबपोश लड़के की ओर देखा। ओह ठीक है, मैं एक बात बताना भूल गया। आप में से कुछ लोगों को पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान विशेष बैज मिले हैं। वे बैज इस दौर में आपके लिए उपयोगी हैं। जिन्हें सिल्वर 1 स्टार बैज मिला है, उन्हें अतिरिक्त 10 अंक मिलेंगे। जिन लोगों को गोल्ड 2 स्टार बैज मिला है, उन्हें अतिरिक्त 30 अंक मिलेंगे। जिनके पास प्लेटिनम मून बैज है, उन्हें शुरुआत में अतिरिक्त 100 अंक मिलेंगे। एल्डर ने आगे और भी ज्यादा हंगामा मचाना जारी रखा। ऐसा कहते हुए वह दक्ष की तरफ देखे बिना नहीं रह सका। तो वह मुझसे 70 अंक आगे है। मैं फिर भी उसे पीछे छोड़ दूंगा और सबको दिखा दूंगा कि मैं सबसे अच्छा हूँ। राजकुमार लू ने चेहरे पर गंभीरता के भाव के साथ सोचा। अल्पविराम, तो वह मुझसे 70 अंक आगे है। मैं फिर भी उसे पीछे छोड़ दूंगा और सबको दिखा दूंगा कि मैं सबसे अच्छा हूँ।
राजकुमार लू ने चेहरे पर गंभीरता के भाव के साथ सोचा। ठीक है, ग्रेड 2 बैच वाले पहले जाएंगे। आपके ग्रेड 2 बैच पर एक नंबर लिखा है। नंबर 1 से नंबर 50 वाले आगे आएं और दरवाजे से अंदर जाएं। एल्डर ने जोर से कहा। जिन लोगों को बैच मिले थे वे अपने नंबर ध्यान से देखने लगे और आखिरकार 50 लोग आगे आए। वे दरवाजे से अंदर गए और कुछ ही देर में बाहर आ गए। अब उनके बैच के पीछे एक नंबर दिख रहा था। आपके बैच के पीछे एक नंबर अवश्य दिखाई देगा। आपको यही स्कोर मिला है। हमारे पास भी वह स्कोर है और इसका उपयोग ट्रायल के अगले चरण के लिए शीर्ष 500 का चयन करने के लिए किया जाएगा। लोग कमरों में आते जाते रहे। कुछ लोग आशान्वित थे क्योंकि उन्हें लगा कि भ्रम की लड़ाई में उनका प्रदर्शन अच्छा था, जबकि अन्य चिंतित थे क्योंकि उन्हें लगा कि वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। लगता है इसमें कुछ समय लगेगा, दक्ष ने दीवार की ओर बढ़ते हुए कहा। वह बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दीवार से पीठ टिका ली। आह, माफ करना, एक सुंदर आवाज आई जिसने उसका ध्यान खींचा। उसे लगा जैसे वह जानता है कि यह आवाज किसकी है। वह ये तय करने में संघर्ष कर रहा था कि उसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए या नहीं। आखिरकार उसने अपनी आंखें खोली और अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखा। वह लाल बालों वाली लड़की थी। वह 19-20 साल की लग रही थी। आयशा, दक्ष ने उसकी ओर देखते हुए सोचा। क्या मैं तुम्हारा चेहरा देख सकती हूँ? उसने दक्ष को देखते हुए पूछा। क्यों? दक्ष ने भारी स्वर में पूछा। अपनी स्कोडा कोडियाक घर ले जाएं। अपनी स्कोडा कोडियाक घर ले जाएं। कोडियाक खरीदने के लिए विशेष ऑफर। स्कोडा कोडियाक, तुम्हारी सुनहरी आंखें, वे मुझे किसी की याद दिलाती हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम वही व्यक्ति हो या नहीं, आयशा ने नकाबपोश लड़के से कहा। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे जानना चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, नकाबपोश आदमी ने हंसते हुए कहा और खुलेआम आयशा की भरपूर सीना को घूरने लगा। यह आयशा ने जल्दी से अपनी बाहें मोड़ ली और उन्हें अपनी सीना के सामने रख दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस तरह से व्यवहार करके मुझे दूर भगाने की कोशिश कर रही हो, आयशा ने कहा जैसे कि उसे अचानक कुछ याद आ गया हो। मैं ऐसा क्यों करूंगा? यहाँ आओ, मेरे साथ बैठो, दक्ष ने आयशा की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसने देखा कि दक्ष का हाथ उसकी ओर आ रहा है। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन हाथ इतना तेज था कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं वह आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं उससे बुरा नहीं हो सकता। क्या तुम उसे भूल जाओ और मेरे साथ समय बिताओगी? दक्ष ने कहा और उसने आयशा को अपनी ओर खींचा। क्या वह मेरे जितना ही ताकतवर था? दक्ष ने उससे पूछा। आयशा ने अपना सिर हिलाया। देखा, मैं उससे बेहतर हूँ और तुम भी बहुत प्यारी हो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और आयशा को देखा। हम गुरु ने हमें उस पर नजर रखने के लिए भेजा है। लगता है हमें कुछ पता चल गया है। इस आदमी को सुंदरियां पसंद हैं। कोने में एक व्यक्ति चुपके से दक्ष को देख रहा था। उसे पता नहीं था कि दक्ष ने उसे पहले ही पहचान लिया था और उसी के अनुसार काम कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आयशा उसका मुखौटा उतारने की उम्मीद में उसके पास आएगी। अब वह बस उसका ध्यान भटका सकता था। मेरा हाथ छोड़ो, आयशा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं अपना मुखौटा उतार दूं? अगर मैं वह आदमी नहीं हूं जिसे तुम ढूंढ रही हो तो तुम्हें मुझे पड़ेगा। दक्ष ने अपना सिर नहीं हटाया और बेफिक्र होकर चलने को कहा। उसने अपनी आवाज इतनी ऊंची रखी कि जासूसों को उसकी बातें सुनाई दे। वह किसी को भी लॉन कबीले से जुड़ने नहीं दे सकता था। मैं कभी नहीं, तुम वह नहीं हो सकते। मैं गलत थी, आयशा ने घृणा भरे स्वर में कहा। क्या यह मोदी जादू का अंत है? भारत के लिए इसका क्या मतलब है? क्या यह मोदी जादू का अंत है? भारत के लिए इसका क्या मतलब है? CNA इनसाइट। तो मुझे किस नहीं मिलेगा? तुमने मेरा समय बर्बाद किया, चले जाओ, दक्ष ने ऐसे कहा जैसे वह निराश हो। उसने उसके हाथ छुड़ा दिए। आयशा ने जल्दी से उसके और उसके बीच कुछ दूरी बना ली। वह जल्दी से वहां से चली गई और पीछे मुड़कर नहीं देखा।
दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और आराम करने लगा, जबकि उसने दूसरों को अनदेखा कर दिया। हालांकि उसे एहसास हुआ कि दो लड़कियां उसे देख रही थीं, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा करना चुना। उनमें से एक नीले बालों वाली लड़की थी। वह लड़की छठी कक्षा की दूसरी प्रतिभाशाली लड़की थी जिसने सबको चकित कर दिया था। वह शुई साम्राज्य की तीसरी राजकुमारी नताशा थी। दूसरी लड़की भी उसकी परिचित थी, वह भी शुई राज्य से थी। वह किन कबीले के मुखिया किन रुओ की पोती थी। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। वे दोनों एक साथ बुदबुदाए। हालांकि वे दक्ष के पास उस तरह नहीं गए जैसे आयशा ने किया था। दूसरा परीक्षण कई घंटों तक चलता रहा, क्योंकि द्वितीय श्रेणी की प्रतिभाएं भ्रम निर्माण की प्रक्रिया से गुजरती रहीं। काफी समय बाद द्वितीय श्रेणी की प्रतिभाओं का परीक्षण पूरा हुआ। दूसरे दर्जे की प्रतिभाओं में सबसे ज्यादा अंक पाने वाला व्यक्ति जुवान राज्य का व्यक्ति था। आश्चर्यजनक रूप से उसके पास सिर्फ आत्मा स्थापना क्षेत्र के 9वें चरण की साधना थी, लेकिन उसका युद्ध कौशल उसके साथियों में सबसे अच्छा साबित हुआ। उसे कुल 76 अंक मिले। वह दूसरे चरण के स्वर्ण कोर क्षेत्र की खेती के साथ 10 जानवरों को मारने में विफल रहा और भ्रम में मर गया। दूसरी परीक्षा का पहला चरण समाप्त होते ही ग्रेड 3 प्रतिभाओं की बारी आ गई। लोगों का परीक्षण होता रहा और जल्द ही ग्रेड 5 की प्रतिभाओं का परीक्षण भी पूरा हो गया। अल्पविराम। अब तक पहले 10 स्थान प्राप्त करने वाले सभी लोग जुवान साम्राज्य से थे। अब तक का सर्वोच्च स्कोर 180 अंक था, जो जुवान साम्राज्य के ग्रेड 5 प्रतिभा द्वारा प्राप्त किया गया था। 11वां स्थान आश्चर्यजनक रूप से शुई के 5वीं कक्षा के साधक द्वारा प्राप्त किया गया था। शुई साम्राज्य के क्राउन प्रिंस को 120 अंक प्राप्त हुए। किन रुओ को शुई के प्रतिभागियों में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर मिला, 95 का स्कोर। वह अब तक 29वें स्थान पर थी। लोग उत्साहित थे क्योंकि अब छठी कक्षा की प्रतिभाओं और 7वीं कक्षा की प्रतिभाओं की बारी थी। ये तय किया गया कि वे तीनों एक ही समय में परीक्षा में भाग लेंगे। एल्डर द्वारा बुलाए जाने के बाद दक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वह खड़ा हुआ और आगे बढ़ा। वह एक दरवाजे के सामने खड़ा था। राजकुमार लू और राजकुमारी यू उसके बाएं और दाएं दरवाजे पर खड़े थे। आप अंदर जा सकते हैं, बुजुर्ग ने कहा। तीनों एक ही समय में अंदर आ गए। दक्ष ने कमरे में प्रवेश किया और अंदर एक सुंदर संरचना देखी। कई संरचना रेखाएं विभिन्न बिंदुओं पर एक दूसरे को काटती हुई एक सुंदर पैटर्न बना रही थी। दक्ष आगे बढ़ा और समूह के बीच में बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, उसके चारों ओर का कमरा गायब हो गया और उसने खुद को खाली घास के मैदान में पाया। हर जगह घास थी जो उसके टखनों तक आ गई थी। दक्ष को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। तभी अचानक एक जानवर उसके सामने आ गया। पंखों वाला तेंदुआ। दक्ष ने जानवर को देखते हुए बड़बड़ाया। यह एक ऐसा जानवर था जो तेंदुआ जैसा दिखता था, लेकिन इसका रंग सफेद था। इसकी पीठ पर 2 खूबसूरत पंख हैं। हालांकि पंख वाले तेंदुआ की पीठ पर 2 खूबसूरत पंख थे, लेकिन यह एक ज्ञात तथ्य था कि पंख वाले तेंदुआ उड़ने में असमर्थ थे। पंखों वाला तेंदुआ अभी आगे बढ़ना ही शुरू किया था कि दक्ष ने अपनी उंगली आसमान की ओर दिखाए। इस समय तक आसमान में सफेद बादल थे, लेकिन जैसे ही दक्ष ने आसमान की ओर इशारा किया, आसमान में एकदम कालापन छा गया। आसमान में गरजने की आवाज आने लगी और बीच में आसमान में चमकीली रोशनी चमकने लगी। उसने अपनी उंगली नीचे की ओर दौड़ते हुए पंख वाले तेंदुए की ओर बढ़ाई। जैसे ही उसकी उंगली पंख वाले तेंदुए की ओर इशारा करती, एक शक्तिशाली बिजली उस पंख वाले तेंदुए पर गिरती। पंख वाला तेंदुआ, जिसके पास 10वें चरण के स्वर्ण कोर क्षेत्र की साधना थी, तुरंत जमीन पर गिर गया। उसकी त्वचा जल गई और उसकी सांस रुक गई। पंख वाले पैंथर उस जगह से गायब हो गए। 2 मिनट से ज्यादा समय तक उस इलाके में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन आखिरकार 10 पंख वाले पैंथर दक्ष के सामने आ गए। दक्ष, जो इस पल का इंतजार कर रहा था, मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, थंडर ब्लेड। आसमान से बिजली की एक चमक गिरी और समूह के बीच में आकर गिरी। एक ही बिजली की चमक ने 5 पंख वाले पैंथर्स को मार डाला। शेष पंख वाले पैंथर जल्दी से अलग हो गए और उन्होंने दक्ष को घेरने की कोशिश की।
खुद को और अपने कौशल को प्रशिक्षित करने का यह एक अच्छा अवसर है, दक्ष ने कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक के बाद एक दक्ष की इच्छा के अनुसार बिजली गिरती रही। खुद को और अपने कौशल को प्रशिक्षित करने का यह एक अच्छा अवसर है, दक्ष ने कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक के बाद एक दक्ष की इच्छा के अनुसार बिजली गिरती रही। 1 मिनट से भी कम समय बीता था कि सभी पंख वाले तेंदुए मारे गए। 2 मिनट और बीते तभी एक जानवर दिखाई दिया। यह अभी भी एक पंख वाला तेंदुआ था। पंख वाले तेंदुआ के पास पृथ्वी क्षेत्र के पहले चरण की साधना थी, जो कि दक्ष से एक अजीब तरह से अधिक थी, जो गोल्ड कोर क्षेत्र के 10वें चरण में था। दक्ष अभी भी नहीं हिला क्योंकि वह अपने थंडर ब्लेड का इस्तेमाल करता रहा। थंडर ब्लेड पर उसकी महारत और भी बेहतर हो गई क्योंकि उसने आखिरकार थंडर ब्लेड की मिड लेवल महारत हासिल कर ली। अब वह एक ही समय में 2 वज्र गिराने में सक्षम था। जानवर दिखाई देते रहे और जितनी तेजी से दिखाई दिए उतनी ही तेजी से मरते भी रहे। आधे घंटे से भी कम समय बीता था और दक्ष ने कुल मिलाकर 44 से ज्यादा जानवरों को मार डाला था। दक्ष अब पृथ्वी क्षेत्र के 4थे चरण की साधना के साथ एक जानवर का सामना कर रहा था। आखिरकार एक अलग जानवर दिखाई दिया। मैं पंख वाले पैंथरों से ऊबने लगा था, दक्ष ने अपने चेहरे पर राहत भरी नजर के साथ कहा। अब उसका सामना 4थे चरण के पृथ्वी क्षेत्र के गहन रक्त वानर से हुआ। हालांकि इसे वानर कहा जाता था, लेकिन ये दक्ष की दुनिया के गोरिल्ला जैसा ही दिखता था। कहा जाता है कि प्रोफाउंड ब्लड एप्स में बहुत ज्यादा शारीरिक शक्ति होती थी, उनमें बहुत ज्यादा चपलता भी थी। हालांकि वे बड़े और भारी दिखते थे, लेकिन वे हवा की तरह तेज थे। थंडर ब्लेड का अभ्यास बहुत हो गया, अब अपनी बाहें फैलाने का समय आ गया है। दक्ष मुस्कुराया और अपनी जगह से गायब हो गया। जहां वह खड़ा था वहां एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया, क्योंकि प्रोफाउंड ब्लड एप की मुट्ठी उस जगह पर लगी जहां वह खड़ा था। किसी को ढूंढ रहे हो, दक्ष ने धीरे से कहा और वह भूत की तरह प्रोफाउंड ब्लड एप के पीछे आ गया। उसने उसके सिर पर मुक्का मारा। इससे पहले कि प्रोफाउंड डेमन बीस्ट पीछे मुड़ पाता, दक्ष की मुट्ठी उसके सिर पर आ गिरी। जमीन पर गिरते ही उसकी खोपड़ी टूट गई। इससे पहले कि वह आराम कर पाता, 10 रक्तवानर उसके सामने प्रकट हो गए। वे सभी अपनी चपलता का उपयोग करते हुए हवा की तरह गायब हो गए। दक्ष ने मुस्कुराते हुए मुट्ठी बांधी और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अचानक अपने दाहिने हाथ पर मुक्का मारा। एक गहरा रक्त वानर अभी वहां आया था और दक्ष की मुट्ठी से मारा गया था। गहरा रक्त वानर बच गया क्योंकि मुट्ठी उसके सिर पर नहीं बल्कि उसकी सीना पर लगी थी। टूटी हुई पतंग की तरह वापस उड़ते समय उसकी सीना की कुछ हड्डियां टूट गईं। लेकिन इससे पहले कि वह जमीन पर गिर पाता, दक्ष अपनी जगह से गायब हो गया और गहरे रक्त जानवर के पीछे दिखाई दिया। एक और मुक्का उस रक्त पिपासु जानवर की पीठ पर पड़ा, जिससे अंततः उसकी मृत्यु हो गई। दक्ष खूबसूरती से हवाओं के साथ नृत्य कर रहा था और एक के बाद एक जानवरों को मार रहा था। शक्तिशाली जानवर दिखाई देते रहे, लेकिन उनमें से कोई भी दक्ष को अपनी राजा की तलवार का उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं था। दक्ष ने केवल अपने पर्वत विध्वंसक का उपयोग किया क्योंकि वह संत तलवार के 7 रूपों का अभ्यास करता रहा। अब तक दक्ष तलवार संत के 7 रूपों में से केवल 5वें रूप को ही समझ पाया था। वह 6ठे रूप को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ कमी रह गई है। दक्ष ने 5वें चरण के पृथ्वी क्षेत्र के गहन रक्त वानरों का सामना किया। वानर बहुत तेज और मजबूत थे। उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी दक्ष के शारीरिक हमलों को रोकने में कामयाब रही। वे हवा के साथ एक हो जाते हैं। संत तलवार के 7 रूपों में से 6ठे रूप ने भी इसी सिद्धांत के बारे में बात की। केवल जब तलवार हवा के साथ एक हो जाती है तभी हवा दुश्मनों को मार सकती है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि उसे संत तलवार के 7 रूपों में से 6ठे रूप के वर्णन से एक वाक्यांश याद आ गया था। हालांकि मैं अभी भी प्रोफाउंड ब्लड एप्स के साथ तालमेल बनाए रख सकता हूं, लेकिन ये सब अर्थली मोनाक इफेक्ट की वजह से है। हर बार जब मैं अपने मूवमेंट स्किल्स का इस्तेमाल करता हूं, तो मैं हवा के प्रतिरोध को महसूस कर पाता हूं। अगर मैं प्रोफाउंड ब्लड ऐप की तरह प्रतिरोध को नजरअंदाज कर पाता,
तो मेरी गति बहुत तेज होती, दक्ष ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा। हालांकि वह विचारों में खोया हुआ था, फिर भी वह प्रोफाउंड ब्लड एक्ट के बारे में नहीं भूला। वह जानवरों के हमलों से बचता रहा और सुधार के बारे में सोचता रहा। चलो एक बार और कोशिश करते हैं, दक्ष ने अपने हाथ में पहाड़ को नष्ट करने वाले हथियार को कसकर पकड़ते हुए कहा। सेंट स्वॉर्ड के साथ रूप, छठा रूप आर्मागेडन, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा और एक मुद्रा में आ गया। उसने अपनी तलवार को गोलाकार गति में घुमाया और 360 डिग्री पर घूम गया। जैसे ही उसकी तलवार बाहर की ओर बढ़ी, उसमें से प्रकाश की एक चमकदार चाप निकली। ऊपर से देखने पर यह एक सुंदर वृत्त जैसा लग रहा था जो व्यास में फैल रहा था और बीच में दक्ष था। हवा में गायब हो चुके सभी गहरे रक्त वानरों को काट दिया गया क्योंकि प्रकाश का घेरा लगातार बड़ा होता जा रहा था और तब तक पूरी तरह से उसके नजर से ओझल हो गया। ये पहले से बेहतर था, लेकिन फिर भी उतना आसान नहीं था जितना हो सकता था। हालांकि अभी भी कुछ प्रतिरोध था, लेकिन ये पहले जितना बुरा नहीं था, दक्ष ने हल्के से कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा काम है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम पवन गोला खोजने से पहले छठे रूप में महारत हासिल कर लोगे। दक्ष के दिमाग में एक आवाज आई। जुन, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? संत तलवार के 7 रूपों में से छठे रूप को समझने के लिए मुझे पवन गोले की क्या जरूरत होगी? दक्ष ने अपने हाथ पर उलझन भरी नजर से पूछा। तुम्हें एहसास नहीं है कि तुमने क्या किया है ना? जुन ने हंसते हुए दक्ष से कहा। मैंने क्या किया? उसने कहा, क्योंकि वह अभी भी समझ नहीं पाया था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। तुम्हें वह वाक्य याद है? केवल जब तलवार हवा के साथ एक हो जाती है तभी हवा दुश्मनों को मार सकती है। इसका मतलब है कि तुम्हें छठे रूप में महारत हासिल करने के लिए हवा के तत्व को समझना होगा। मुझे लगा था कि तुम छठे रूप में महारत हासिल कर लोगी जब तुम गोलाकार हवा के नियम को समझ लोगी, लेकिन तुम मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेज निकली। जुन ने दक्ष की प्रशंसा करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने पवन का नियम सीख लिया है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं होता, दक्ष ने जवाब देते हुए अपना सिर हिलाया। आपने पवन के नियम को नहीं सीखा क्योंकि आपने नियम बीज का निर्माण नहीं किया है, लेकिन आप पवन सार को सफलतापूर्वक समझने में सफल रहे हैं। ये स्वयं सीखने के नियम की दिशा में पहला कदम है। हालांकि पवन का नियम एक बुनियादी नियम है और सर्वोच्च नियम नहीं है, फिर भी इसे समझना काफी कठिन है। यहाँ तक कि नियम का सार सीखने में भी कुछ साल लग जाते हैं। जुन ने हंसते हुए आगे कहा। लगता है तुम व्यस्त रहने वाली हो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। छठी कक्षा का अभ्यास करते रहो, इससे तुम्हारी समझ में और सुधार आएगा, जुन ने कहा और फिर चुप हो गई। हाँ, तुम्हें यहाँ देखने की कभी उम्मीद नहीं थी, दक्ष ने अपने सामने छठे चरण के पृथ्वी क्षेत्र शैतान शिकारी जानवर को देखते हुए कहा। उसने अपने पर्वत विध्वंसक हथियार को वापस अपने भंडारण चक्र में रख दिया और राजा की तलवार निकाल ली। अब गंभीर होने का समय आ गया है। दक्ष ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ शैतान हंटर बीस्ट को देखा। वह अपनी तलवार से हटकर एक बहादुर योद्धा की तरह शैतान शिकारी जानवर की ओर बढ़ा। उसने अपनी तलवार जानवर की ओर घुमाई, लेकिन जानवर अपनी जगह से गायब हो गया और अपने पंजे घुमाते हुए उसके पीछे आ गया। दक्ष जल्दी से पीछे मुड़ा और अपनी तलवार को अपने और पंजों के बीच ले आया। अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद दक्ष को कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया। छठे चरण का पृथ्वी क्षेत्र शैतान हंटर जानवर वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। ओरियन को इतना शक्तिशाली होते देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, लॉन क्लब ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने फिर से जानवर पर हमला किया। ... तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।
ट्रायल फॉर्मेशन हॉल में सभी लोग अंतिम 3 प्रतिभागियों के बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद एक दरवाजा खुला और पहला व्यक्ति बाहर आया। वह एक नीले बालों वाली लड़की थी। वह शुई साम्राज्य की राजकुमारी नताशा थी। उनमें से अधिकांश को पहले से ही उम्मीद थी कि वह बाहर आने वाली पहली व्यक्ति होगी। तुम पीछे खड़ी हो सकती हो, जब बाकी 2 बाहर आ जाएंगे तब मैं अंतिम परिणाम घोषित करूंगा, प्रभारी बुजुर्ग ने उसकी ओर देखते हुए कहा। हम, उसने सिर हिलाया और आरव की ओर वापस चली गई। तुम्हारा स्कोर क्या था? आरव ने मुस्कुराते हुए नताशा को देखते हुए पूछा। नताशा ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए आरव को अपने बैज का पिछला हिस्सा दिखाया। यह है। आरव ने जैसे ही उसका स्कोर देखा, हकलाते हुए कहा, मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे यह नहीं पता था। आरव ने अपना सिर हल्के से हिलाया और अपने बैज के पीछे की ओर देखा। उनके बैज का स्कोर 90 अंक था, जबकि उनके बैज का, मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे यह नहीं पता था। आरव ने अपना सिर हल्के से हिलाया और अपने बैच के पीछे की ओर देखा। उसके बैच का स्कोर 90 अंक था, जबकि उसके बैच का स्कोर 90 अंक था। उसके बैच पर तो बिल्कुल ही अलग कहानी दिख रही थी। 46 अंक, वह भी 30 बोनस अंक जोड़ने के बाद जो आपको 2 स्टार गोल्ड भागीदारी बैच के कारण प्राप्त हुए थे। आरव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा। जिन 10 जानवरों का मैंने सामना किया, उनकी साधना मेरी साधना से एक स्तर ऊपर थी। वे बहुत शक्तिशाली थे, मैं कुछ नहीं कर सकती थी, राजकुमारी यू ने कहा और उसके चेहरे पर शर्मिंदगी भरी नजर थी। इसकी चिंता मत करो, तुमने अच्छा किया, तुम पहले से ही शीर्ष 400 में हो, शीर्ष 500 की कट ऑफ से बहुत ऊपर। आरव मुस्कुराया और उसने उसके सिर पर थपथपाया। ये सब उन 30 अतिरिक्त अंकों के कारण है, अन्यथा मेरे पास केवल 16 अंक होते, नताशा ने आरव को जवाब दिया। वे अतिरिक्त अंक नहीं थे, वे तुम्हारे इतने खास होने के लिए पुरस्कार थे, आरव ने कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जब वे बातचीत कर रहे थे तो वास्तविकता से अनभिज्ञ लोग उसके अंकों के बारे में अनुमान लगाते रहे। ये 200 से अधिक होगा। वह ग्रेड 6 की प्रतिभा है, आखिरकार उसकी युद्ध क्षमता अद्भुत होगी। मुझे यकीन नहीं है, वह मुझे काफी कमजोर लगती है, फिर भी उसकी प्रतिभा को देखते हुए मैं कहूंगा कि उसे लगभग 150 अंक मिले हैं। लोग अपनी धारणाएं व्यक्त करते रहे, जबकि वे अन्य 2 के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। नताशा ने उनकी सारी धारणाएं सुन ली। जितना ज्यादा वह सुनती, उसकी शर्मिंदगी बढ़ती जाती। भ्रम में वापस, दक्ष ने छठे चरण के पृथ्वी क्षेत्र के शैतान शिकारी जानवर को मार दिया था। वह थका हुआ लग रहा था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। अल्पविराम, मेरी क्यूई लगभग समाप्त हो गई है, इन भ्रमों में आराम करने का समय क्यों नहीं है? दक्ष ने अपने सामने 10 छठे चरण के पृथ्वी क्षेत्र शैतान शिकारी जानवरों को देखते हुए बड़बड़ाया। ठीक है, अगर समय नहीं है तो मैं खुद ही समय निकाल लूंगा, दक्ष ने कहा और उसकी नजर गंभीर हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों पर धुंध छा गई हो, जो पहले हल्की सुनहरी लग रही थी। पूरा स्थान एक क्षण के लिए टिमटिमा उठा, मानो भ्रम किसी परेशानी से गुजर रहा हो। 10 शैतान शिकारी जानवर वहीं रुक गए जहां वे खड़े थे। वे न तो आगे बढ़े और न ही पीछे। थोड़ी देर रुको, हम कुछ देर बाद खेल सकते हैं, दक्ष ने जमीन पर बैठते हुए कहा। इस समय उसका भ्रम पर पूरा नियंत्रण था। यद्यपि जीवित प्राणियों पर भ्रम का प्रयोग करने के मामले में उनकी कुछ सीमाएं थी, परंतु वास्तविकता में जब बात स्वयं भ्रम में रहने की आए तो मामला पूरी तरह से अलग था। वह भ्रम के नियम को समझता था, इसलिए वह भ्रम को अपनी इच्छानुसार बदल सकता था। भ्रम केवल उस पर काम करते थे क्योंकि वह चाहता था। जिस क्षण से वह गठन में प्रवेश करता है, गठन ने भ्रम पर नियंत्रण पूरी तरह से खो दिया। दक्ष ने साधना शुरू करते समय ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। वह जल्द से जल्द अपनी क्यूई को इकट्ठा करना चाहता था क्योंकि युद्ध की उसकी इच्छा उस पर हावी हो रही थी।
दक्ष ने अपनी आंखें खोलने से पहले 1 घंटे से ज्यादा समय तक इस भ्रम में रहने का प्रयास किया। खड़े होने से पहले उसने अपनी बाहें फैलाई। इंतजार करने के लिए शुक्रिया, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे पहले कि उसकी आंखों में धुंधली रोशनी चमक उठे। भ्रम वापस सामान्य हो गया क्योंकि डेविल हंटर जानवर एक बार फिर से चलने लगे। वे लॉन्ग चेन की ओर ऐसे कूद पड़े जैसे भूखे भेड़िए अपने शिकार की ओर कूदते हैं। लॉन्ग चेन अपनी स्थिति से टेलीपोर्ट हो गया और शैतान शिकारी जानवरों में से एक के ऊपर दिखाई दिया। उसने अपने राजा की तलवार नीचे की ओर मारी जो शैतान शिकारी जानवर की खोपड़ी में घुस गई। शैतान शिकारी जानवर बिना आवाज किए ही जमीन पर बेजान होकर गिर पड़ा। वह लगातार टेलीपोर्ट होता रहा और शैतान शिकारी जानवरों के पास दिखाई दिया तथा दुनिया के सबसे अच्छे हत्यारे की तरह उनका शिकार किया। शैतान शिकारी जानवरों के पास मजबूत बचाव था, लेकिन राजा की तलवार के सामने उनका बचाव काम नहीं आया। अपनी संभावनाओं को और बढ़ाने के लिए दक्ष ने विशेष रूप से उनकी कमजोरियों पर हमला किया। ओरान के साथ अनुबंध स्थापित करने के बाद उसके साथ उसका संबंध स्थापित हो गया था। इस प्रकार वह डेविल हंटर जानवरों की ताकत और कमजोरियों को अच्छी तरह से जानता था। फॉर्मेशन ट्रायल हॉल में वापस आकर राजकुमारी यू को फॉर्मेशन से बाहर निकले हुए 4 घंटे हो चुके थे। दक्ष और प्रिंस लू को संरचनाओं में प्रवेश किए हुए 5 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। उन्होंने पहले ही भ्रम संरचना के अंदर बिताए सबसे लंबे समय का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जो पहले जुवान साम्राज्य के एक साधक के नाम था। पिछला रिकॉर्ड सिर्फ 3 घंटे और 16 मिनट का था। हॉल में मौजूद अधिकांश लोग बैठ गए थे और वे दूसरे व्यक्ति के बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग तो प्रतीक्षा करते करते थककर सो चुके थे, जबकि अन्य अभी भी इस बात पर बहस कर रहे थे कि दूसरा व्यक्ति कौन बाहर आएगा। हालांकि नकाबपोश लड़के में बेहतर प्रतिभा है, फिर भी वह बहुत छोटा है। उसके पास अच्छा युद्ध कौशल नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि वह जुबान साम्राज्य से नहीं है, अन्यथा वह अपना चेहरा नहीं छिपा रहा होता। कोई संभावना नहीं है कि उसके पास कोई अच्छा युद्ध कौशल हो। साधकों में से एक ने अपने दोस्त से कहा। वह 5वीं कक्षा का प्रतिभाशाली था। उसने अपने माथे पर एक काला हेडबैंड पहना था और उसके बाल काफी छोटे थे। आप इस बात पर यकीन नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से मास्टर लू हारने वाले हैं। बीच में एक और व्यक्ति ने टिप्पणी की। कौन है? वो व्यक्ति पीछे मुड़कर उस दिशा में देखने लगा जिधर से वह आवाज आई थी, लेकिन वो चौंक गया और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। जिस व्यक्ति ने अभी कहा था कि प्रिंस लू हार जाएगा, वह 24-25 साल का व्यक्ति था। वह व्यक्ति था जो वर्तमान में इल्यूजन ट्रायल में नंबर 1 स्थान रखता है। वह 5वीं कक्षा का प्रतिभाशाली था, लेकिन उसके स्कोर के आधार पर उसकी युद्ध क्षमता पहले से ही सभी को स्पष्ट थी। उसका अपना स्कोर 180 था। इसके अलावा उसकी साधना भी कम नहीं थी। वह 4थे चरण का स्वर्ण क्षेत्र साधक था। मास्टर डुआन ऐसा क्यों सोचते हैं? हेडबैंड वाले लड़के ने यथासंभव सम्मान पूर्वक उस आदमी से पूछा। आपने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जब एल्डर जिनलियांग ने गार्ड से उस लड़के को ले जाने के लिए कहा, तो जिस तरह से लड़के ने गार्ड का सामना किया, वह बहुत डरावना था। मैं उस नजर का लक्ष्य भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। वह जरा भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया की परवाह किए बिना गार्ड को मारने के लिए तैयार था। वह लड़का, उसे कभी नाराज नहीं होना चाहिए। मास्टर डुआन ने एक ऐसे लहजे में कहा जो सुझाव की तरह कम और चेतावनी की तरह ज्यादा लग रहा था, इससे पहले कि वह अपनी आंखें बंद कर ले। जैसे ही दूसरा व्यक्ति समूह से बाहर आया, दूसरा दरवाजा खुल गया। बाहर निकलने वाला दूसरा व्यक्ति वह था जिसने अपनी अपार प्रतिभा से सभी को चौंका दिया था। यह एक नकाबपोश लड़का था जो खुद को दक्ष शेन कहता था। क्या बाकी लोग भी बाहर आ गए हैं? उसने बुजुर्ग की ओर देखा और पूछा। नहीं, राजकुमार लू अभी भी अंदर है, बुजुर्ग ने जल्दी से जवाब दिया। ओह,
दक्ष ने लापरवाह लहजे में जवाब दिया और एक कोने की ओर चला गया और बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। बाहर निकलने के बाद उसने एक बार भी अपने स्को को नहीं देखा। दूसरे चरण के प्रभारी एल्डर ने 50 फॉर्मेशन ट्रायल रूम से अलग किए गए कमरों में से एक को खोला। आम तौर पर वह उन तीनों के बाहर आने तक इंतजार करता, लेकिन वह अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया। जब से दक्ष बाहर आया, वह अपना स्को देखना चाहता था। कमरे के अंदर दीवार पर लोगों के नाम लिखे हुए थे, जो उन्हें फॉर्मेशन इल्यूजन ट्रायल में प्राप्त रैंकिंग के आधार पर लिखे गए थे। पहला नाम डुआन है। 6ठी कक्षा की उस लड़की और उस नकाबपोश लड़के के बारे में क्या? उसने पहला नाम देखते हुए बड़बड़ाया। उसने पूरी सूची पढ़ना शुरू किया और उनके नाम खोजने की कोशिश की। बहुत प्रयास के बाद उसे वह नाम मिल गया जिसे वह खोजने की कोशिश कर रहा था। 325वीं रैंक पाने वाली महिला राजकुमारी नताशा थी। केवल 46 अंक। लगता है उसकी युद्ध शक्तियां वास्तव में कमजोर थीं। लेकिन वह लड़का कहाँ है? क्या वह उससे भी कमजोर है? एल्डर ने नामों की सूची में आगे बढ़ते हुए कहा। उसने कुछ ही मिनटों में सभी नाम पढ़ लिए, लेकिन दक्ष सेन का नाम नहीं मिला। 2 नाम गायब हैं, राजकुमार लू और दक्ष सेन। राजकुमार लू अभी भी भ्रम में है, इसलिए उसके पास कोई अंक नहीं होगा। लेकिन दक्ष सेन का क्या? उसका अंक यहाँ क्यों नहीं है? ऐसा लगता है कि उसने परीक्षा में भाग ही नहीं लिया, बुजुर्ग ने उलझन में पढ़ते हुए कहा। एल्डर ने दरवाजा बंद करते हुए कमरा छोड़ दिया। दक्ष के बाहर आने के केवल 23 मिनट बाद ही तीसरा दरवाजा खुला। प्रिंस लू थका हुआ चेहरा लिए हुए फॉर्मेशन रूम से बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसकी नजर किसी को ढूंढने लगी। जैसे ही उसकी नजर दक्ष पर पड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। बड़े भाई, इस समय तक का उच्चतम स्कोर क्या है? राजकुमार लू ने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ पूछा। इस समय वो कबीले के डुआन के पास सबसे अधिक अंक हैं, उसके 180 अंक हैं, एल्डर यी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, युवा मित्र दक्ष सेन के बारे में क्या? मुझे उम्मीद थी कि जब तक मैं बाहर नहीं आया, तब तक वह शीर्ष पर रहेगा, लेकिन उसने मुझे वास्तव में निराश किया। 7वीं कक्षा की प्रतिभा की ऐसी बर्बादी, राजकुमार लू ने मुस्कुराते हुए कहा। एल्डर यी, लगता है मुझे पहला स्थान मिल गया है। मेरे पास 320 अंक हैं। प्रिंस लू ने इतनी ऊंची आवाज में मुस्कुराते हुए कहा कि दूसरे लोग सुन सकें। उसने एल्डर यी को अपने बैच का पिछला हिस्सा दिखाया। उसकी आवाज सुनते ही जोरदार हंगामा शुरू हो गया। छोटे दोस्त शेन, भले ही तुम्हारा प्रदर्शन खराब था, लेकिन यह इतना बुरा नहीं हो सकता। तुम मुझे अपना बैच क्यों नहीं दिखाते? मुझे एक पल के लिए अपना स्कोर देखने दो, प्रिंस लू ने ऊंची आवाज में कहा। अल्पविराम। छोटे दोस्त शेन, भले ही तुम्हारा प्रदर्शन खराब था, लेकिन यह इतना बुरा नहीं हो सकता। तुम मुझे अपना बैच क्यों नहीं दिखाते? मुझे एक पल के लिए अपना स्कोर देखने दो, प्रिंस लू ने ऊंची आवाज में कहा। क्या बड़ों के पास दूसरी सूची नहीं है? तुम उस पर मेरा स्कोर क्यों नहीं देखते? दक्ष ने बिना आंखें खोले जवाब दिया। इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, आप पहले से ही यहाँ हैं। आपको हमें अपना स्कोर दिखाना चाहिए। चलो, शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, प्रिंस लू ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ तक कि उनके कुछ समर्थक भी उनसे अपना स्कोर दिखाने का आग्रह करने लगे। हमें स्कोर दिखाओ, हमें स्कोर दिखाओ। जल्द ही पूरे स्थान पर एक ही स्वर में जयकारे लगने लगे। दक्ष ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और झुंझलाहट के साथ राजकुमार लू को देखा। ठीक है, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। वह राजकुमार लू और एल्डर यी की ओर चलने लगा। बड़े यी, आप उसका बैच क्यों नहीं लेते और उसका स्कोर जोर से पढ़ते हैं, ताकि हम सभी समझ सके कि उस छोटे दोस्त शेन के पास अविश्वसनीय युद्ध कौशल है, राजकुमार लू ने कहा जब दक्ष बीच में ही बोल पड़ा। दक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और आगे बढ़ गया। उसने अपना प्लेटिनम मून बैज एल्डर यी को सौंप दिया। एल्डर यी मुस्कुराए और बैज को पास लाए। बैज के सामने एक खूबसूरत चांद बना हुआ था और साथ में एक नंबर भी था। उसने बैज को पलटकर देखा और बैज के पीछे का हिस्सा देखा। जैसे ही उसने बैज के पीछे का हिस्सा देखा,
उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। गई असंभव, उसने चेहरे पर अविश्वास का भाव लिए कहा। वह दुनिया की किसी भी चीज की परवाह किए बिना जल्दी से स्कोर रूम की ओर भागा। एल्डर ये की अजीब हरकतें देखकर हॉल में मौजूद लोग दंग रह गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। यहाँ तक कि राजकुमार लू को भी समझ नहीं आया कि एल्डर ये क्या कर रहे हैं। एल्डर ये ने स्कोर रूम में प्रवेश किया और पुनः दीवार की ओर देखा, लेकिन पहला नाम देखते ही उनके हाव भाव और भी अजीब हो गए। दीवार पर पहला नाम दक्षसेन था। उसके नाम के आगे एक ऐसा स्कोर था जिससे एल्डर को लगा कि वह सपना देख रहा है। दीवार पर दूसरा नाम प्रिंस लू का था जिसके 320 अंक थे। तीसरा स्थान दुआन का था जिसके 180 अंक थे। पिछली बार उसका नाम क्यों नहीं था? क्या इसलिए कि उसका स्कोर बहुत अधिक था, इसलिए उसके स्कोर की गणना करने में बहुत समय लगा। एल्डर ये ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से बुदबुदाया, वह लड़का, वह वास्तव में एक राक्षस है ना? एल्डर ये ने कमरे से बाहर जाते हुए अपना सिर हिलाया। आप वापस आ गए एल्डर ये? क्या स्कोर इतना खराब था कि यह वास्तव में आपकी उम्मीदों से परे था? उसके पास 60 बोनस अंक थे, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि उसका कुल स्कोर 100 से कम हो। राजकुमार लू ने अपने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ कहा, उसका स्कोर 12 है। एल्डर ये ने अभी इतना ही कहा था कि राजकुमार लू ने उसकी बात काट दी। 12 का स्कोर? छोटे दोस्त दक्ष, तुम्हें अपने युद्ध कौशल पर भी काम करना चाहिए, अन्यथा तुम्हारी प्रतिभा बेकार चली जाएगी। हालांकि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, तुम गरीब जगह से होगे। मैं इसके लिए तुम्हें दोष नहीं दे सकता, मैं तुम्हें बाद में कुछ अच्छे कौशल सिखाऊंगा, राजकुमार लू ने मुस्कुराते हुए कहा। एल्डर ये अपनी आंखों में दया के भाव के साथ उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें राजकुमार लू को उसके अदूरदर्शी स्वभाव के लिए डांटना चाहिए या उसके लिए बुरा महसूस करना चाहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला था उसके लिए। राजकुमार लू, ये बात नहीं है, उसका स्कोर 1261 है, एल्डर ये ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। 1260, राजकुमार लू हकलाया और उसका सिर घूमने लगा। तुम एक भूल गए, यह 61 है, लेकिन तुम सही हो, यह मेरे लिए शर्मनाक स्कोर है, मुझे बेहतर करने की उम्मीद थी, दक्ष ने उदासीन भाव से कहा और राजकुमार लू के कंधे को थपथपाया। राजकुमार लू के लिए पूरी दुनिया घूमने लगी क्योंकि उसे अत्यधिक शर्मिंदगी ने घेर लिया था। वह अपने घुटनों पर गिर गया। मेरा बैज, दक्ष ने एल्डर ये की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। हाँ, एल्डर ये ने अपना बैज लौटा दिया। जब दक्ष अपने स्थान पर वापस लौटा तो पूरा स्थान सन्नाटा से भर गया। 1200 से अधिक का स्कोर? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह केवल तभी हारा जब उसने 10 जानवरों का सामना किया जिनकी साधना अवस्था उससे 7 अवस्था अधिक थी? वह एक चौथे चरण का स्वर्ण क्षेत्र साधक है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति एक औसत प्रथम चरण के पृथ्वी क्षेत्र साधक के बराबर है? बहुत भयानक। लोग पूरी तरह सदमे में उसके बारे में बात करने से खुद को रोक नहीं पाए। ठीक है, मैं अंतिम परिणाम घोषित करूंगा। प्रथम रैंक दक्षसेन, द्वितीय रैंक प्रिंस लू, तृतीय रैंक दुआन, 500वीं रैंक मिंगू। मैंने अभी जिनका नाम लिया है वे चयन परीक्षा के तीसरे और अंतिम चरण में जाएंगे, एल्डर ये ने हॉल में सभी की ओर देखते हुए कहा। 500 में से केवल 100 लोग ही चयन के तीसरे चरण को पार कर पाएंगे। 5 संप्रदायों के संप्रदाय गुरुओं द्वारा उस चरण को पार करने वाले लोगों में से कुछ लोगों को उनके संप्रदाय में आंतरिक शिष्य के रूप में शामिल होने के लिए चुना जाएगा। उनमें से कुछ को संप्रदाय के गुरुओं से और भी बेहतर प्रस्ताव मिल सकते हैं, एल्डर ये ने कहा। हालांकि वे अपने वाक्य के अंत में दक्ष की ओर देखना नहीं भूले। जिन लोगों का चयन संप्रदाय के गुरुओं द्वारा नहीं किया गया है वे भी अपने इच्छित संप्रदाय में शामिल हो सकेंगे, लेकिन केवल बाहरी संप्रदाय के शिष्य के रूप में।
संप्रदाय प्रवेश परीक्षा का तीसरा चरण कल होगा। हमने दूसरे चरण में चुने गए उम्मीदवारों के लिए संप्रदाय के अंदर रहने की जगह की व्यवस्था की है। जो दूसरे चरण में असफल हुए हैं वे विदा ले सकते हैं। जो पास हुए हैं उन्हें नौकरों द्वारा अतिथि कक्ष में ले जाया जाएगा। एल्दई ने अपनी बात पूरी करने से पहले दक्ष की ओर चल दिया। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले चलूंगा। एल्दई ने चेहरे पर कोमल मुस्कान के साथ दक्ष से कहा। एयरटाइट दक्ष ने अपना सिर हिलाया। वह एल्दर के पीछे गया और वहां मौजूद सभी लोगों की निगाहों के सामने हॉल से बाहर निकल गया। कुछ लोग उसे ईर्ष्या से देख रहे थे, जबकि अन्य लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे। कुछ लोगों के चेहरे पर शिकन भी थी। दक्ष को एक खूबसूरत दिखने वाले आंगन में ले जाया गया जो पूरी तरह से सुसज्जित था। यह एक खूबसूरत बगीचे से घिरा हुआ था और एक बड़ा क्षेत्र था। अल्पविराम, ये जगह काफी अच्छी लग रही है, दक्ष ने उस जगह को देखते हुए कहा। हाँ, प्रथम श्रेणी के प्रतिभागी के लिए जो स्थान चुना गया था वह वास्तव में अद्भुत था, लेकिन आपका प्रदर्शन देखने के बाद हमें लगा कि इसमें कुछ कमी थी, इसलिए हमने आपके विश्राम के लिए एक बेहतर प्रांगण के साथ स्थान बदल दिया। एल्दई ने हल्की हंसी के साथ कहा। एल्दई, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? दक्ष ने पूछा। बिल्कुल, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, एल्दई ने मुस्कुराते हुए कहा। एल्दई दक्षाओ, वह संप्रदाय में कहाँ रहते हैं? दक्ष ने सहज स्वर में पूछा। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? एल्दई ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ कहा। बस ऐसा लग रहा था कि वह संप्रदाय के पदानुक्रम में काफी ऊंचे स्थान पर था। संप्रदाय में रहने के लिए उसका एक विशेष स्थान होना चाहिए, दक्ष ने जवाब दिया। ठीक है, ये सच है, उसके पास एक बहुत ही शानदार आंगन है। वास्तव में यह आपके आंगन के पास ही है। यदि आप 1 किलोमीटर से अधिक सीधे चलेंगे तो आप उसके आंगन के सामने खड़े होंगे। हालांकि वह हमेशा संप्रदाय द्वारा दिए गए आंगन में नहीं रहता है और कभी कभी वापस आकर यू कबीले में रातें बिताता है, एल्दई ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा। संप्रदाय प्रवेश परीक्षा एक महत्वपूर्ण अवसर है, वह आज यू कबीले में नहीं जाएगा, है ना? दक्ष ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ पूछा। हाँ, वह संप्रदाय में ही रहेगा, एल्दई ने अपना सिर हिलाया। मुझे साथ ले जाने के लिए धन्यवाद, एल्दई, आप वाकई मददगार हैं। दक्ष ने आंगन में प्रवेश करने से पहले उनका धन्यवाद किया। उसने दरवाजे बंद किए और अपने आस पास के वातावरण को देखने के लिए अपनी दिव्य इंद्रियों का इस्तेमाल किया। जब उसने पाया कि जगह वाकई खाली थी तो वह शांत हो गया। वह अपने बिस्तर पर आधे घंटे तक आराम करता रहा और फिर उठकर अपने आंगन से बाहर निकल गया। वह संप्रदाय के बीच से गुजरते हुए अपनी दिव्य इंद्रिय का इस्तेमाल करता रहा। जब भी उसे किसी पहरेदार का आभास होता तो वह अपने भ्रम के नियम का इस्तेमाल करके उनसे सुरक्षित निकल जाता। उसके स्वर्ग के कफन ने भी उसे अपनी आभा को पूरी तरह से छिपाने में मदद की। थोड़ी देर चलने के बाद वह एक खूबसूरत आंगन के सामने खड़ा हो गया। वह खिड़की की तरफ बढ़ा। उसने अंदर देखा तो एक खाली सा कमरा दिखाई दिया। वह अपनी मूल स्थिति से गायब हो गया और कमरे के अंदर प्रकट हुआ। उस